हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल पर। तो हम करेंगे आज मिरेकल सीरीज के 19वें दिन की शुरुआत। मिरेकल सीरीज क्या है? तो मिरेकल सीरीज में हम क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसका एंटायर सिलेबस कवर करने वाले हैं इन जस्ट 60 डेज। 18 दिनों के अंदर हमने हमारी जो पार्ट 2 है एनसीईआरटी की वो ऑलरेडी खत्म कर दी है। तो अगर आपने मिस कर दिया है अभी तक मिरेकल सीरीज को तो आप उसको अलग से देख सकते हो, और आज से पार्ट 1 हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो आज से भी आप मेरे साथ में जुड़ सकते हो, ठीक है ना। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो हम चार्ज के बारे में जानेंगे, चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है ना, चार्ज की वजह से क्या क्या होता है, चार्ज की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है ना। साथ ही साथ में दो चार्जेस के बीच में लगने वाले कूलॉम फोर्स के बारे में भी हम आज की वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमारा जो टारगेट है वो है फियर ऑफ फिजिक्स को रिमूव करना। सो ये कोई एग्जाम स्पेसिफिक सीरीज नहीं है। आपका 60 दिन के अंदर फिजिक्स के प्रति जो डर है वो मुझे खत्म करना है, क्योंकि एक बार आपका वो डर खत्म हो गया तो आप बोर्ड्स भी फोड़ सकते हो, नीट भी फोड़ सकते हो और जेईई मेंस का एग्जाम भी फोड़ सकते हो। तो किस एग्जाम के लिए आपको मिरेकल सीरीज को यूज करना है वो आपको डिसाइड करना है। मेरा काम है अगले 60 दिनों के अंदर आपको ये एहसास दिलाना कि फिजिक्स आसान है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चार्ज आखिर में है क्या। तो देखो, चार्ज लाइक मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, खासकर फंडामेंटल पार्टिकल्स की। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स के साथ हमने देखा कि यार ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, कंबाइंडली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है इनको, तो इनके द्वारा अफेक्ट होते हैं। अब इनके पास में कोई ना कोई तो स्पेशल प्रॉपर्टी है जो कि इनको मजबूर कर रही है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अफेक्ट होने के लिए, और उस कैरेक्टरिस्टिक, उस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को ही अपन क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, ठीक है ना। सो चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, ड्यू टू विच दे आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, है ना। इसकी जो एसआई यूनिट है, ठीक है, जब हम चार्ज को मेजर करेंगे, किसी के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा, किसी के ऊपर कम होगा, सो वी कैन एक्चुअली मेजर इट, राइट। सो जिस यूनिट की टर्म्स में इसको मेजर किया जाता है इट इज कॉल्ड कूलॉम, और इसको कैपिटल सी इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में हम करंट को ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी बना चुके हैं। तो अगर चार्ज को आप करंट की टर्म्स में लिखोगे तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, करंट इज नथिंग बट चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। सो चार्ज इज नथिंग बट करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो जाएगा एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो चार्ज की जो बेसिक डेफिनेशन है वो हमने यहां पर कवर करी है, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो मैंने कहा कि कोई स्पेस रीजन है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो इस तरीके से आपकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। देखो, अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ये हमें नहीं पता। आप यूं मान के चलो कि कोई तो चीज है जो एग्जिस्ट कर रही है ना। जैसे हवाएं एग्जिस्ट करती है कमरे के अंदर, वैसे आप इमेजिन करो कि कुछ इनविंसिबल फील्ड है, कोई तो चीज है जो कि एग्जिस्ट कर रही है, और उसकी प्रेजेंस में मैं 3 तरीके के पार्टिकल्स लेता हूं, ठीक है ना। एक तो मैं लेता हूं इलेक्ट्रॉन, एक मैं लेता हूं प्रोटॉन, और एक मैं लेता हूं न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो आप जब इस पार्टिकल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भेजोगे तो आप देखोगे कि ये वाला पार्टिकल इस तरीके से मुड़ जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब आप इस वाले पार्टिकल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भेजोगे तो आप देखोगे ये वाला पार्टिकल इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जब इस पार्टिकल को भेजोगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो ये बिल्कुल सीधा का सीधा निकल जाएगा। तो कोई तो प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रॉन के पास में है, जो कि प्रोटॉन के पास में है, जो कि न्यूट्रॉन के पास में नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट हो रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट हो रहा है, बट न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट नहीं हो रहा। तो जो प्रॉपर्टी के बारे में अपन बात कर रहे हैं वही है हमारा चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के पास में चार्ज है, प्रोटॉन के पास में चार्ज है, बट न्यूट्रॉन के पास में चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है। अब आपने देखा कि यार चार्ज के होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा अफेक्ट होना है
वो भी दो प्रकार से हुआ जा रहा है। एक तरीके का चार्ज होने पर एक तरीके का डिफ्लेक्शन पैदा हो रहा है और दूसरे तरीके का चार्ज होने पर दूसरे तरीके का डिफ्लेक्शन पैदा हो रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा अफेक्ट होना दो अलग अलग तरीके से हो रहा है, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये जो चार्ज नाम की प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ये कम से कम दो अलग अलग टाइप की होनी चाहिए। एक टाइप का चार्ज होने पर एक तरीके का डिफ्लेक्शन और दूसरे टाइप का चार्ज होने पर दूसरे तरीके का डिफ्लेक्शन। तो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने सबसे पहली बार ऐसे ही कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, या फिर यूं कह लो कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है उसको नेगेटिव चार्ज कहा जाने लगा। तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि प्रोटॉन्स के ऊपर उनके अपोजिट चार्ज होता है, प्रोटॉन का बिहेवियर इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर के अपोजिट होता है, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज माना जाने लगा, पॉजिटिव चार्ज माना जाने लगा। तो ये सेकंड चीज हमें ध्यान में रखनी है कि ड्यू टू चार्ज बॉडीज आइदर रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर। जो चार्ज बॉडीज है ना, अगर उनका आपस में भी इंटरेक्शन देखोगे तो आप देखोगे कि दो चार्ज बॉडीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करती है और दो चार्ज बॉडीज आपस में एक दूसरे को रिपेल भी करती है। अट्रैक्शन भी पैदा हो रहा है, रिपल्शन भी पैदा हो रहा है। इसका मतलब हमारे चार्ज को कम से कम दो अलग अलग टाइप्स का होना चाहिए। मास जैसा नहीं है, मासेज होने की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो हमने कभी भी मास को पॉजिटिव मास और नेगेटिव मास की टर्म्स में डिफाइन नहीं किया, बट चार्ज होने की वजह से जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो अट्रैक्टिव फोर्स भी है, रिपल्सिव फोर्स भी है। तो हमें मजबूरी में ये मानना पड़ा कि चार्ज कम से कम दो टाइप का होना चाहिए, ठीक है ना। सो चार्ज मस्ट बी ऑफ टू टाइप्स। तो एक को हम कहने लगे पॉजिटिव चार्ज और एक तरीके के चार्ज को हम कहने लगे नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, तो आप पूछोगे कि सर कौन कौन से पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। आपने क्लोरीन आयन के बारे में सुना होगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। आपने बीटा पार्टिकल के बारे में सुना होगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। बीटा नेगेटिव पार्टिकल जो होता है, ठीक है ना, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो इन सब बॉडीज के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज होता है। वहीं अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे सोडियम आयन जो है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। आपका अल्फा पार्टिकल जो होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना मिरेकल सीरीज के अंदर, अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम+2 आयन, तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रल बॉडीज में न्यूट्रॉन आपका मेन है, ठीक है ना। ऑरल एटम जो है वो आपका न्यूट्रल होता है ना, क्योंकि उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना का उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ न्यूट्रल बॉडीज कौन कौन सी होती है, तो आपके न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। आपका स्टेबल एटम जो होता है, ठीक है ना, इसका भी ओवरऑल चार्ज जो होता है, ओवरऑल चार्ज जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। जैसे कोई पूछे कि बताओ सोडियम एटम का चार्ज कितना होगा, 0। क्लोरीन एटम का चार्ज कितना होगा, 0। आयंस का चार्ज होता है, एटम्स का कभी भी चार्ज नहीं होता। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो अब हमें पता पड़ गया कि चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होने वाला इफेक्ट दो अलग अलग प्रकार का है। तो चार्जेस भी दो अलग अलग प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अब हमने ऑब्जर्व किया कि जो सिमिलर चार्जेस है ना वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दो प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एक अल्फा पार्टिकल जब एक न्यूक्लियस के पास में ले जाया जाता है तो न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सब कुछ पढ़ चुके हैं अपन ये, है ना, मिरेकल सीरीज के अंदर। फायदा होता है यार, है ना, सेकंड बुक को पहले पढ़ने का। तो हमने क्लियरली ऑब्जर्व कर लिया कि जो सिमिलर टाइप के चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस जो होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना कि एक स्ट्रांगली चार्ज बॉडी जो होती है ना, इट माइट अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी। वैसे तो एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी के बीच में आइडियली किसी भी प्रकार का फोर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन अ चार्ज बॉडी एंड न्यूट्रल बॉडी। बट स्पेशली आप कंडक्टर्स के बारे में बात करोगे तो एक फिनोमिना एग्जिस्ट करता है जिसको अपन बोलते हैं इंडक्शन,
या यूं कह लो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो उस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के होने की वजह से आपकी एक न्यूट्रल बॉडी जो है वो स्लाइटली एक बहुत ही कमजोर फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट होने लगती है एक चार्ज्ड बॉडी के द्वारा। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों होता है, बट आपको एज अ फैक्ट ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो अब हमें पता पड़ गया कि यार दो अनलाइक चार्जेस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हालांकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और एक न्यूट्रल बॉडी और एक चार्ज बॉडी भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हालांकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है। बट टाइप ऑफ जो इफेक्ट है वो तो दोनों के ही केस में क्या है, अट्रैक्शन। तो अगर कोई चार्ज बॉडी किसी ऐसी बॉडी को जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता अट्रैक्ट कर रही है, तो उस अट्रैक्शन के दम पर हम कभी भी ये पता नहीं लगा पाएंगे कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है। हो सकता है इसके ऊपर चार्ज हो, इस बॉडी के कंपैरिजन में अपोजिट चार्ज हो और ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। हो सकता है इसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, ये न्यूट्रल बॉडी हो और एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, तो हो सकता है इसलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हो। तो अट्रैक्शन जो है ना वो रिलायबल चीज नहीं है। हम अट्रैक्शन के दम पर कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे कि हमारी इस अननोन बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है। तो अगर शॉर्ट हमें ये पता लगाना है कि एक बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है, तो हमें किस तरीके के फोर्स का सहारा लेना पड़ेगा, हमें रिपल्सिव फोर्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो रिपल्सिव फोर्स जो है वो रिलायबल है, वो हमें बता देगा कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे को रिपेल कर रही है और उनमें से एक बॉडी चार्ज्ड है, तो पक्का दूसरी बॉडी भी जो होगी वो चार्ज बॉडी होगी, क्योंकि दो बॉडीज एक दूसरे को केवल और केवल तभी रिपेल करती है जब दोनों सेम तरीके से चार्ज्ड हो। तो एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप पढ़ सकते हो, इलेक्ट्रोस्कोप बोला जाता है। इसका काम यही होता है कि आप चेक कर सकते हो कि कोई बॉडी जो है वो चार्ज्ड है या नहीं है। बड़ा सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। इसके अंदर ये मेटल नॉब होती है, मतलब एक मेटल का बना हुआ टर्मिनल ले लो और ये मेटल की ही बनी हुई रॉड है, और इसके नीचे दो बहुत ही पतली पतली गोल्ड लीफ नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। देखो गोल्ड जो होता है ना वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, और गोल्ड लीफ बनाई जा सकती है ना। गोल्ड ही एकमात्र ऐसा मेटल है जिसकी लीव्स बनाई जा सकती है, पतली पतली परत बनाई जा सकती है, ठीक है ना। तो ऐसे दो हमने गोल्ड लीफ ले रखी है। अब जब भी हम किसी चार्ज बॉडी को इस मेटल नॉब के कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो कंडक्शन का मतलब है चार्ज का एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर बह जाना, इसको अपन बोलते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन की वजह से इस चार्ज बॉडी का कुछ चार्ज जो है वो इस मेटल नॉब के थ्रू, इस मेटल रॉड के थ्रू बहता हुआ इस लीफ पर भी आ जाता है और इस लीफ पर भी आ जाता है। क्योंकि दोनों लीफ पर सेम टाइप का फोर्स आ रहा है, सोर्स तो दोनों का सेम ही है ना, तो ये दोनों लीफ एक दूसरे को क्या करने लगती है, रिपेल करने लगती है, और ये डाइवर्ज हो जाती है, दूर दूर हो जाती है एक दूसरे से। तो अब आपका इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी वर्किंग बड़ी सिंपल होगी। अगर आप किसी भी बॉडी को टच करवाओगे इस इंस्ट्रूमेंट से और गोल्ड लीफ एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाएगी, तो समझ जाना वो बॉडी चार्ज्ड है। और अगर आप किसी बॉडी को टच करवाओगे, है ना, और गोल्ड लीफ जो है उनके बीच में कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता, तो समझ जाना वो बॉडी जो है वो न्यूट्रल है। तो अब आप पता लगा सकते हो कि कोई गिवन बॉडी न्यूट्रल है या चार्ज्ड बॉडी है। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। तो फैक्ट ध्यान रखो, फैक्ट ये है कि हम ये पता लगाने के लिए कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, केवल और केवल किस फोर्स के ऊपर रिलाय करते हैं, केवल और केवल फोर्स ऑफ रिपल्शन के ऊपर रिलाय करते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हमारा जो ये चार्ज नाम का नया कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हमने जो डिफाइन की है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि चार्ज हमेशा फॉलो करता है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, इट इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इसका मतलब ये है कि अगर आपको मान लो एक बॉक्स दे रखा हो, है ना, और इस बॉक्स के अंदर आपने इधर से +10 कूलाम का चार्ज रखा, इधर से -2 कूलाम का चार्ज रखा, और इधर की तरफ से -5 कूलाम का चार्ज रखा। आपने बॉक्स के अंदर 3 अलग अलग डायरेक्शन से चार्ज ठूंस दिया बॉक्स के अंदर। अब आपसे कोई पूछे बॉक्स को बंद करके कि बताओ इस बॉक्स के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, पहले से बॉक्स के अंदर कोई चार्ज नहीं पड़ा था, तो आप सिंपली जो तीनों चार्जेस आपने इस बॉक्स के अंदर रखे हैं उनका एल्जेब्रिक सम कर सकते हो। यानी कि आपसे अगर कोई पूछे
कि बताओ नेट चार्ज कितना होगा, तो आप बता सकते हो कि हमने +10 कूलम डाला था, हमने -2 कूलम डाला था, हमने -5 कूलम डाला था। यानी कि हमारा जो नेट चार्ज है वो कितना होना चाहिए, 10 - 2 करोगे तो 8, 8 - 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो +3 कूलम का चार्ज बॉक्स के ऊपर होना चाहिए। तो चार्जेस को आप एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हो एंड चार्जेस ऑलवेज फॉलो दिस प्रॉपर्टी। एंड व्हाई डू दे फॉलो दिस प्रॉपर्टी? बिकॉज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. Charge is a scalar quantity. There is no need of using direction for that. So we do not need to have vector addition operation to find the cumulative charge. We can just simply use the algebraic sum property, right? So this is all about that. ये additivity of charge का मतलब केवल और केवल इतना ही है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ एटम के ऊपर टोटल चार्ज कितना होता है ना? एटम के ऊपर टोटल चार्ज कितना होता है, ठीक है? एटम हैज 0 चार्ज। क्यों? अगेन आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो इसके अंदर Z तो प्रोटॉन्स होते हैं, है ना? Z यहां पर क्या है? उसका एटॉमिक नंबर है। उसके अंदर Z ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? और उसके ऊपर A - Z न्यूट्रॉन्स होते हैं, और तो कुछ होता नहीं है उसके अंदर। तो Z प्रोटॉन्स का जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा? Z टाइम्स E हो जाएगा एंड पॉजिटिव होगा। हर प्रोटॉन का चार्ज हमने मान लिया E। Z इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा? -Z टाइम्स E हो जाएगा। और न्यूट्रॉन भले ही कितने भी हों, हर न्यूट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो इनका टोटल चार्ज भी कितना हो जाएगा? 0। तो आपसे कोई पूछे कि बताओ एटम का टोटल चार्ज कितना होगा, तो हम तीनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और तीसरा तो वैसे ही 0 है, तो आपका ओवरऑल चार्ज भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड आउट यूजिंग दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज, है ना? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी यू कैन फाइंड आउट दैट द नेट चार्ज ऑन एन एटम इज ऑलवेज 0, राइट? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सो इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी? कि नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। आइसोलेटेड होना चाहिए सिस्टम, मतलब उस सिस्टम का बाहर के यूनिवर्स से कोई चार्ज का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, अंदर ही अंदर हो सकता है। तो जैसे हम एक सिस्टम के बारे में बात करते हैं, उस सिस्टम के अंदर एक सोडियम एटम है और एक क्लोरीन एटम है। तो सोडियम एटम का भी चार्ज कितना है? 0, और क्लोरीन एटम का भी चार्ज कितना है? 0। हमने अभी अभी देखा था एटम का नेट चार्ज 0 होता है, तो हमारे ओवरऑल सिस्टम का नेट चार्ज कितना है? 0 है। अब बाहर से कोई चार्ज नहीं आ रहा, चुपके से क्या करा? सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिया। तो सोडियम एटम ने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, तो इसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि अब इसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बैलेंस नहीं है, अब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। कितने ज्यादा? 1 प्रोटॉन ज्यादा है। तो हमारे सोडियम के ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने डोनेट करा है वो चुपके से किसने कैच कर लिया? क्लोरीन एटम ने कैच कर लिया। तो अब क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो गए प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो क्लोरीन आयन बना, और क्लोरीन आयन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है? तो पहले सोडियम एटम था, क्लोरीन एटम था, ओवरऑल चार्ज आपका 0 था। सोडियम और क्लोरीन के बीच में चार्ज का आदान प्रदान हुआ, तो सोडियम एटम बन गया सोडियम आयन, उसके ऊपर चार्ज आ गया, पॉजिटिव टाइप का चार्ज आ गया। क्लोरीन बन गया क्लोरीन आयन, उसके ऊपर चार्ज आ गया, नेगेटिव टाइप का चार्ज आ गया। बट सिस्टम का जो ओवरऑल चार्ज है वो अभी भी कितना रहा? वो अभी भी रहा 0, है ना? यानी कि सिस्टम का ओवरऑल चार्ज जो होता है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है, ठीक है? जैसे एक और एग्जांपल लो, मान लो एक बॉडी है जिसका चार्ज है +10 कूलम, और एक बिल्कुल सिमिलर टाइप की बॉडी है उसका चार्ज है -2 कूलम। अब क्या कहा जा रहा है कि चार्ज ऑन ईच बॉडी व्हेन दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट फॉर सम टाइम एंड सेपरेटेड। इन दोनों को आप कांटेक्ट में लेके आते हो। अब इन दोनों को जब आप कांटेक्ट में लेके आते हो ना, तो इन दोनों के बीच में चार्जेस का आदान प्रदान होता है।
एक थोड़ा सा अमीर है, एक थोड़ा सा गरीब है, दोनों को आप एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आ गए, तो अब इन दोनों के बीच में चार्जेस का आदान प्रदान होगा, इंटरचेंज होगा, ट्रांसमिशन ऑफ चार्ज होगा, यूँ कह लो, ठीक है ना। तो जो अमीर है वो तो धीरे 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 गरीब हो जाएगा अपना चार्ज डोनेट करके, और जो गरीब हो धीरे 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 अमीर हो जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों का चार्ज आपस में इक्वल नहीं हो जाता। तो जैसे ही दोनों का चार्ज आपस में इक्वल हो जाएगा, दोनों के बीच में चार्जेस का जो ट्रांसमिशन है वो रुक जाएगा। और फिर जब आप इनको सेपरेट कर लोगे, बहुत कम टाइम के अंदर ही हो जाता है बाय द वे, ठीक है ना, तो सेपरेट कर लोगे तो अब दोनों बॉडीज क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है, तो दोनों बॉडीज जो है वो बिल्कुल इक्वल चार्ज शेयर करने लगेगी। अब वो चार्ज होगा कितना, वो आप बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। कांटेक्ट में लाने से पहले जो चार्ज था वो कितना था, तो आप बोलोगे ओवरऑल सिस्टम का नेट चार्ज था +10 -2, यानी कि आपका +8 कूलम, राइट। कांटेक्ट में लाने से पहले अभी अभी हमने एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा था, सिस्टम का ओवरऑल चार्ज कितना था, +8 कूलम। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग आफ्टर दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट एंड सेपरेटेड, उसके बाद में नेट चार्ज जो होना चाहिए वो भी कितना होना चाहिए, 8 कूलम होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम का बाहर के यूनिवर्स से कोई आदान प्रदान नहीं हुआ चार्ज का, आपस में इंटरचेंज हो रहा है। तो ओवरऑल सिस्टम का नेट चार्ज क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। पहले भी 8 कूलम था, बाद में भी 8 कूलम रहना चाहिए। अब आपका ओवरऑल चार्ज 8 कूलम है और इसको दोनों को आपको इक्वल डिवाइड करना है, तो हर बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 4 कूलम एंड 4 कूलम, इतना चार्ज आ जाएगा। तो ये बहुत काम आता है आपके क्वेश्चंस के अंदर। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं जहाँ पर दो बॉडीज़ को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाता है और फिर सेपरेट कर लिया जाता है, और फिर आपसे पूछा जाता है कि बताओ उनके बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, एंड ठीक है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो वहाँ पर आप ये फैक्ट यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नाम पे मत जाना, भारी भरकम नाम है, बट है बड़ी आसानी प्रॉपर्टी, बहुत सिंपल तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। मैं वो टेक्निकल वर्ड्स यूज़ नहीं करूँगा। सिंपल सी टर्म्स क्या हैं कि आपका किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो हमेशा इस फॉर्म में पाया जाता है। कोई भी बॉडी हो दुनिया की, कैसी भी बॉडी हो, उसके ऊपर जो चार्ज होगा ना, उसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा n टाइम्स e होगी। और सबसे बड़ी बात, n जो होगा ना वो हमेशा इंटीजर होगा। इंटीजर का मतलब है 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, इंटीजर होगा, ठीक है। मतलब रेशियो नहीं मिलेगा आपको कभी भी। n जो है वो आपको एक इंटीजर मिलेगा, कभी भी आपको फ्रैक्शनल नंबर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, तो ये तो फायदा हो गया। और E जो है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है ना, वो चार्ज है ये। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है ना वो कहलाता है क्वांटा ऑफ चार्ज, यानी कि दुनिया का कितना भी बड़ा चार्ज हो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के फॉर्म में पाया जाएगा। इसकी सबसे पहली बार पुष्टि जो हुई थी, इसकी मतलब सबसे पहली बार जो वेरिफिकेशन हुआ था वो हुआ था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा, है ना। तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में जो चार्ज मिला हमें, वो हमने देखा कि हमेशा एक नंबर के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में मिला। तो वो जो नंबर था जिसके इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में हमें बार बार चार्ज मिल रहा था, वो कहलाया इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में ही दुनिया के सारे चार्ज पाए जा सकते हैं। यानी कि आपको कभी भी किसी बॉडी के ऊपर 2.5 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, 1.5 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, 3/4 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, ठीक है, 4/3 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज नहीं मिलेगा। आपको चार्ज कैसा मिलेगा, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 500 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 1000 इलेक्ट्रॉन के बराबर, इंटीजर, ठीक है। नंबर जो होना चाहिए वो हमेशा कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अब इसके ऊपर बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं 4 डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन आपको बता देता हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है ना। तो सबसे पहली कैटेगरी में आपसे पूछा जाता है कि एक बॉडी है और उसने पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है वो एक्वायर कर लिया। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि बॉडी जब भी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है ना, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है। अब वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी, तो यहां पर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यूज करेंगे। हमें पता है कि जो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज आया है ये डेफिनेटली n टाइम्स e के इक्वल होगा,
तो n की वैल्यू हो जाएगी q अपॉन e। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा वैसे हो जाएगा, अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द बॉडी कितना होगा, तो वो हो जाएगा q अपॉन e। n इज इक्वल टू q अपॉन e। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉडी ने लूज किए होंगे, पहले न्यूट्रल रही होगी, फिर इतने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए होंगे, तब जाके इसके ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज आया होगा। पहली चीज है ना। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन लूज करें तो इलेक्ट्रॉन्स के पास में मास भी होता है, तो बॉडी का ओवरऑल मास जो है वो भी कम हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछे कि बताओ मास लॉस्ट बाय द बॉडी कितना होगा, तो हमने ऑलरेडी ये पता लगा लिया है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के चले गए हैं। कितने चले गए? Q अपॉन E। और हर इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? Me। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर अपन इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ओवरऑल मास पता पड़ जाएगा जो कि बॉडी को छोड़ के जा चुका है। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स अक्सर पूछे जाते हैं, मास से रिलेट कर दिया जाता है पूरे के पूरे खेल को। ऐसे ही आपसे पूछे कि व्हेन अ बॉडी एक्वायर्स अ नेगेटिव Q चार्ज, तो फंडा सेम रहेगा, बट अब की बार इलेक्ट्रॉन्स हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय द बॉडी इज Q बाय E, एंड इस बार मास भी बढ़ रहा है बॉडी का, कितना? Q बाय E टाइम्स Me। तो यहाँ पे ऑब्वियसली E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ है, सबको पता ही है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। याद भी रखना है, वैसे क्वेश्चन पेपर में भी ये गिवन होता है। ठीक है, इसका उल्टा भी काम करवाया जा सकता है। आपसे बोला जा सकता है कि व्हेन अ बॉडी लूजेज मास m ड्यू टू चार्जिंग, आप बॉडी को चार्ज कर रहे हो और उस प्रोसेस में बॉडी जो है वो m मास लूज कर देती है। अब मास लूज कर रही है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग रहे हैं, इसका मतलब उसके ऊपर डेफिनेटली कैसा चार्ज आने वाला है? पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। ये तो हमें पता पड़ गया। और वो जो अमाउंट होगा कि कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, हमारा m मास लूज किया गया है और हर इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? Me। तो आपके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने लूज कर दिए? m अपॉन Me, है ना। और आपके हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, तो आपका ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा? m डिवाइडेड बाय Me टाइम्स E। m वो वाला मास है जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा कि इतना मास लूज कर दिया। Me 9.1 इंटू 10⁻31, इससे डिवाइड कर दोगे अगर आप m को, तो आपको पता पड़ जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के भाग चुके हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के भाग चुके हैं वो हमें पता पड़ गया, तो हम उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ओवरऑल चार्ज पता पड़ जाएगा जो कि उस बॉडी के ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही अगर एक बॉडी मास गेन कर रही है ड्यू टू चार्जिंग, तो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव होगा और उसका अमाउंट जो होगा वो सिमिलर m अपॉन Me टाइम्स E के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, अक्सर। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं बनाता हूं आपके लिए, ठीक है ना। मान लो आपको कहा कि मास गेन्ड बाय अ बॉडी इज 91 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। फाइंड the type and amount of charge acquired by the body। चलो, अब ये क्वेश्चन तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया। सबसे पहली चीज तो हमें ये है कि हमारा मास हम गेन कर रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली हमारा जो चार्ज होगा वो कितना होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो चार्ज का टाइप तो हमने ऑलरेडी बता दिया, कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है ना। अब हमें m की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 91 इंटू 10⁻31, और हमारा Me कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31, है ना। तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लगा लेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जो कि इस बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा डाल दिए गए हैं। ठीक है ना। तो वो हो जाएंगे m डिवाइडेड बाय Me, मतलब 91 इंटू 10⁻31 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻31। तो ये कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो हमारा ओवरऑल चार्ज जो होगा वो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टाइम्स हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट इज E। तो 10 इंटू 1.6 करेंगे तो ये आ जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻⁹
19 कूलम, या 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम भी आप लिख सकते हो। तो इतना चार्ज उस बॉडी के ऊपर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे नॉर्मली पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अब थोड़े हल्के फुल्के क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं आपसे कि जैसे मान लो एक बॉडी है ना, और एक बिल्कुल सिमिलर बॉडी है। अभी आप इन दोनों को तराजू पर रखते हो तो ये दोनों बैलेंस हो रही है। अब एक के ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, एक के ऊपर आपने नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो बताओ आपकी जो बैलेंस है वो ऑब्वियसली बिगड़ेगा। कैसे बिगड़ेगा? तो जो नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ी सी हैवी हो जाएगी, ज़्यादा मास वाली हो जाएगी, तो वो हल्का सा नीचे चला जाएगा। और जो आपका जिसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज रखा है, बेसिकली उसका मास आपने निकाल लिया, तो वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में नॉर्मली बना के पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होगी, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आते हैं अपन हमारी लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, इट इज कॉल्ड इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ठीक है, इट इज कॉल्ड इनवेरियंस ऑफ चार्ज। तो इनवेरियंस का मतलब है कि हमारा चार्ज वेरी नहीं करता। कब नहीं करता वेरी? तब नहीं करता जब आप पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज कर रहे हो। ये यूं भी कह सकते हो कि पार्टिकल तो वैसा का वैसा ही है, आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर रहे हो, बिकॉज वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी आपके रेफरेंस में मैं रेस्ट पर हूं, लेकिन आप भागते हुए देखोगे तो फिर मैं भी आपको चलते हुए दिखाई दूंगा, है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता हमारा चार्ज। अब बोलोगे सर कौन करता है? बहुत सारी चीजें करती है, जैसे वेलोसिटी कर रही है, जैसे मास करता है। सोचो, मास के बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा, बट जय हो आइंस्टीन महाराज की, उन्होंने हमें बताया था कि बॉडी जब रेस्ट पर रखी होती है तब उसका मास अलग होता है, और जब वो किसी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही होती है किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो उसका मास अलग होता है। इनफैक्ट उन्होंने फॉर्मूला भी दिया था कि किसी भी बॉडी का v वेलोसिटी पर चलते हुए जो मास होगा वो रेस्ट मास के कंपैरिजन में डिवाइडेड बाय √1 - v²/c² के इक्वल होगा। यहाँ पर c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। सो दिस रिजल्ट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है ना। तो वहां से आया है। बट वहीं अगर अपन चार्ज के बारे में बात करें कि बताओ कोई पार्टिकल अगर v वेलोसिटी पर चल रहा है तो उसका चार्ज कितना होगा? उतना ही होगा जितना वो रेस्ट पर था तब रहा होगा। चार्ज के ऊपर वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्वांटिटी होती है जिसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। इट इज नथिंग बट चार्ज डिवाइडेड बाय मास। तो चार्ज जो है वो तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, बट इसके अंदर मास भी है, और मास वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कह सकते हो कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ बॉडी एट वेलोसिटी v जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? स्पेसिफिक चार्ज एट रेस्ट, रेस्ट पर जो उसका स्पेसिफिक चार्ज रहा होगा, मतलब q/m रहा होगा, टाइम्स √1 - v²/c²। ठीक है, तो ये चीज मैं लिख देता हूं यहां पर कि जो स्पेसिफिक चार्ज है इसका मतलब होता है चार्ज डिवाइडेड बाय मास। तो स्पेसिफिक चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, एंड मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √1 - v²/c²। सो स्पेसिफिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √1 - v²/c² हो जाएगा। वो फॉर्मूला मैंने वहीं से निकाला है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला तो हमारे इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा ना न्यूमेरिकल्स करने के लिए, लेकिन हमें एज अ फैक्ट इसको ध्यान रखना है कि चार्ज वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मास करता है, स्पेसिफिक चार्ज करता है। कई लोग है ना स्पेसिफिक चार्ज से कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पेसिफिक चार्ज कोई बोलते ना स्पेशल तरीके का चार्ज होता होगा और चार्ज इनवेरिएंट है, सर ने बताया था। चलो अपन स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज डिवाइडेड बाय मास, और वो वेरी करेगा वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है ना। सो दिस इज आवर लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब अपन चलते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इट इज कॉल्ड कूलम्ब फोर्स। सो बेसिकली कूलम्ब करके एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है ये एक्सपेरिमेंटली पता लगाया था। तो उन्होंने कुछ लॉज अपने बनाए थे और उन लॉज के बेसिस पे उन्होंने फोर्स का एक एक्सप्रेशन दिया था जिसको अपन कूलम्ब फोर्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि दिस कूलम्ब फोर्स या दिस कूलम्ब्स लॉ डिफाइंस फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ध्यान रखना, ये जो कूलम्ब लॉ है ये केवल और केवल दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की बात करता है ना। एंड वो भी कैसे होने चाहिए? एट रेस्ट होने चाहिए। स्टेशनरी चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की बात करता है। अगर आपके चार्जेस मूव कर रहे होंगे
तो फिर उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कुलाम्ब फोर्स से हल्का सा कम या हल्का सा ज़्यादा होगा, वो कुलाम्ब फोर्स के एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा। सो कुलाम्ब्स लॉ या कुलाम्ब फोर्स जो है ये केवल और केवल तब एप्लीकेबल है जब हमारे चार्जेस पॉइंट चार्जेस हों एंड उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो कैसा, उन दोनों की जो स्टेट ऑफ मोशन है वो कैसी हो, वो रेस्ट पर होने चाहिए, स्टेशनरी चार्जेस होने चाहिए। सो दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम बेसिकली स्टेशनरी चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया था कि हमारे दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो कि स्टेशनरी है, जो फोर्स लगेगा वो k टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। Q1 Q2 क्या है, यहाँ पर दोनों चार्जेस हैं, और R क्या है, उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। K जो है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग होती है। जैसे वैक्यूम के लिए जो इसकी वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10⁹, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम्ब स्क्वायर। तो वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती है। अगर कोई और मीडियम होगा तो उसके लिए इसकी वैल्यू अलग होगी, है ना। वैसे जो रियल में कूलम्ब फोर्स है ना वो ऐसे लिखा जाता है 1/4πε टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर जो एप्साइलन है इट इज कॉल्ड परमिटिविटी, इट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। एक मीडियम के अंदर फोर्स किस तरीके से लग रहा है इस बात को इंडिकेट करती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। सो हमारा जो फोर्स होगा वो कितना होगा 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्साइलन यानी कि परमिटिविटी की वैल्यू अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग होगी। जैसे वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ऑब्वियसली वैक्यूम के लिए अपन 1/4πε रखें, फिर एप्साइलन की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 रखें और फिर कैलकुलेट करें। इसकी बजाय हम ओवरऑल 1/4πε की वैल्यू ध्यान रख लेते हैं जो कि k के इक्वल होती है 9 इंटू 10⁻9। तो जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो ये तो रही हमारे फोर्स की बात। अब अपन बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितनी होगी। तो ये भी उन्होंने बताया था कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो हमेशा दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होती है। मतलब जैसे ये हमारा पहला चार्ज हो गया, ये हमारा दूसरा चार्ज हो गया, तो ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई, ठीक है। ये जो लाइन है ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई। तो इसके द्वारा इसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी इस लाइन के अलोंग होगा और इसके द्वारा इसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी इसी लाइन के अलोंग होगा। सपोज ये दोनों चार्जेस सेम है, सेम टाइप के चार्जेस हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अगर अपोजिट तरीके के चार्जेस हैं दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अगेन अलोंग दिस सेम स्ट्रेट लाइन, बट दिस टाइम इनवर्ड डायरेक्शन, एक दूसरे की तरफ, ठीक है ना। ऑब्वियसली न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आपका दूसरे चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स और पहले चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो ये बड़ा छोटा सा एक पोर्शन है बट इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि यहां पर अपन एक फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं। अब फोर्स के साथ डिफरेंट चीजें करी जा सकती है। फोर्सेस के साथ आपके इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फोर्सेस के साथ क्योंकि ये वाला फोर्स जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो मीडियम के ऊपर डिपेंडेंसी के बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। फोर्सेस के बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फोर्सेस के डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग जो होने वाली मोशन है, सर्कुलर मोशन हो गई, SHM हो गया, तो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी इसके ऊपर बनती है। तो अपन 1 बाय 1 सबके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो के अंदर हम केवल और केवल डिपेंडेंसी ऑन मीडियम के ऊपर इस जो फोर्स की डिपेंडेंसी है उसके बारे में बात करेंगे और फिर इक्विलिब्रियम के बारे में या इसकी वजह से जो मोशंस प्रोड्यूस हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डिपेंडेंसी ऑन मीडियम के बारे में। तो इसके अंदर आपको केवल और केवल 2 सिंपल फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। पहला तो ये ध्यान रखना है कि फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस becomes F upon epsilon r when these charges are brought inside a medium।
अगर आप दो चार्जेस को किसी मीडियम के अंदर लेके चले जाते हो तो वैक्यूम में जितना फोर्स लग रहा था मीडियम में, उसके कंपैरिजन में केवल और केवल कितना लगेगा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर टाइम्स फोर्स ही लगेगा। अब सवाल यहां पर ये आता है कि ये जो एप्सिलॉन आर है ये क्या है, तो इसको बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, या फिर इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो आप दो अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। आप किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड कर सकते हो तो आपको एप्सिलॉन आर की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर वैक्यूम के अंदर लगने वाले फोर्स को मीडियम के अंदर लगने वाले फोर्स से डिवाइड कर सकते हो तो भी आपको एप्सिलॉन आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहीं से हमारा फंडा निकल के आया है कि किसी मीडियम के अंदर लगने वाला जो फोर्स होता है वो वैक्यूम के अंदर लगने वाले फोर्स के कंपैरिजन में कितना हो जाता है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाता है। ठीक है, जैसे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 80 न्यूटन, है ना। फाइंड द फोर्स बिटवीन charges when they are brought inside a medium having epsilon r is equals to 4। तो अब हमें डायरेक्ट पता है कि हमारा आंसर कितना होना चाहिए। हमें पता है कि मीडियम में ले जाने पर फोर्स चेंज हो जाएगा। पहली बात, कितना चेंज हो जाएगा, जो वैक्यूम में फोर्स था उसके कंपैरिजन में डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाएगा। तो मीडियम के अंदर जो फोर्स होगा वो हो जाएगा वैक्यूम के अंदर लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, तो केवल और केवल 20 न्यूटन का फोर्स ही आपका रह जाएगा जब आप उन चार्जेस को किसी ऐसे मीडियम के अंदर ले जाओगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, और ये जो दूसरा वाला फैक्ट है ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस x in medium is equivalent to distance root of epsilon r times x in vacuum। देखो इसको ध्यान से समझना। मान लो दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, है ना, और ये दोनों x डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, है ना, और ये जिस मीडियम के अंदर रखे हुए हैं उसकी रिलेटिव परमिटिविटी आपको कितनी दे रखी है, एप्सिलॉन आर। तो जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन को अपन लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस x का स्क्वायर, है ना। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इनको वैक्यूम में कितनी डिस्टेंस पर रखा जाता, Q1 और Q2। अब की बार आप कहां पर हो, वैक्यूम, तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि आप कहां पर हो, आपकी बार वैक्यूम के अंदर हो। तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ इन दोनों चार्जेस को वैक्यूम के अंदर कितनी डिस्टेंस पर रखा जाता ताकि इनके बीच में लगने वाला फोर्स उतना ही होता जितना मीडियम के अंदर है। तो आप क्या करते, वैक्यूम के अंदर फोर्स निकालते, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इन दोनों फोर्सेस को आपस में क्या कर देते, इक्वल कर देते, क्योंकि आपसे यही पूछा जा रहा है कि आप वैक्यूम में ले जाओ दोनों चार्जेस को, डिस्टेंस बदल दो, डिस्टेंस बदल दिया आपने, बट फोर्स आपका सेम रहना चाहिए। तो आपको एक रिलेशन पता पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब आप इन दोनों को इक्वल करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखोगे केवल और केवल बचेगा एप्सिलॉन आर टाइम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि आर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, रूट ऑफ एप्सिलॉन आर टाइम्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो आप दो चार्जेस को किसी मीडियम के अंदर x डिस्टेंस पर रखो
या उन्हीं दो चार्जेस को वैक्यूम के अंदर रूट एप्सिलॉन आर टाइम्स एक्स डिस्टेंस पर रखो, आपका फोर्स जो होगा वो सेम होगा। अब इसको हम बहुत मस्त तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं तो देखना, बहुत ही अच्छे तरीके से अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं और यहां पर आपको पता पड़ जाएगा कि इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, दो चार्जेस दे रखे हैं आपको, ठीक है ना, ये दे रखा है Q1, ठीक है, और ये दे रखा है Q2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको R, और अभी ये रखे हुए हैं कहां पर, वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम के अंदर रखे हुए हैं। और यहां पर इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स आपको दे रखा है कितना, F। यह आपका केस 1 है। फिर आप क्या करते हो, केस 2 के अंदर क्या करते हो, आप दोनों चार्जेस लेते हो Q1 और Q2, और आप जो आधा हिस्सा है, जो आधा हिस्सा है उसके अंदर आप एक मीडियम रख देते हो, और इस मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितनी है, 4 दे रखी है आपको। रूट अच्छे से निकल जाएगा तो 4 ले लेते हैं अपन। तो आधी डिस्टेंस के लिए तो आपने भर दिया मीडियम, और आधी डिस्टेंस में अभी भी क्या है, वैक्यूम है, अभी भी क्या है, वैक्यूम है। तो बताओ आपका जो नया फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस को वैक्यूम में रखा गया है ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है F। अब आपने क्या करा, दोनों चार्जेस सिमिलर चार्जेस लिए, उनके बीच की आधी डिस्टेंस में आपने एक मीडियम भर दिया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी जो है 4 है, और आधी में आपने वैक्यूम ही रहने दिया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 1 है। और अब आपने देखा कि भाई फोर्स कितना लगेगा। तो अब यहां पर हम हमारा वाला फैक्ट यूज कर सकते हैं। हम क्या यूज कर सकते हैं, हम कह सकते हैं R/2 डिस्टेंस इन मीडियम इज इक्वल टू रूट ऑफ एप्सिलॉन R टाइम्स R/2 डिस्टेंस इन वैक्यूम, डिस्टेंस इन वैक्यूम। यानी कि रूट एप्सिलॉन R का मतलब हो जाएगा रूट 4 टाइम्स R/2, यानी कि रूट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो R डिस्टेंस इन वैक्यूम। तो अब हमारा खेल जो है वो खत्म हो गया। अब की बार हमारे चार्जेस को हम ऐसा मान सकते हैं कि ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, और इन दोनों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है, देखो R/2 डिस्टेंस तक तो पहले ही वैक्यूम था, है ना, और हमने जो R/2 डिस्टेंस में मीडियम भरा हुआ था उसकी डिस्टेंस के कंपैरेटिव डिस्टेंस निकाल ली, और वो कितनी निकल के आई, R निकल के आई। तो अब हमारा ओवरऑल वैक्यूम हो गया, ओवरऑल क्या हो गया, वैक्यूम हो गया, बट डिस्टेंस कितनी रह गई, R प्लस R/2। तो हमारा जो नया वाला फोर्स होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी, 3R/2, तो 3R डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, यानी कि 4/9 टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि 4/9 टाइम्स F। तो पहले जो फोर्स लग रहा था उसके कंपैरिजन में अब जो नया फोर्स लग रहा है आधे हिस्से में एक डाइलेक्ट्रिक भरने की वजह से वो कितना रह जाएगा, केवल और केवल 4/9 रह जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो एक खास बात यहाँ से आप ध्यान रख लेना कि आपकी जो परमिटिविटी होती है इसकी मिनिमम वैल्यू वैक्यूम के लिए होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और मैक्सिमम वैल्यू मेटल्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए होती है इनफाइनाइट। ठीक है, इसी तरीके से जो एप्सिलॉन R है इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 1 फॉर वैक्यूम एंड मैक्सिमम वैल्यू होती है इनफाइनाइट फॉर मेटल्स। तो मेटल्स होते हैं या जो कंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये भी एज ए फैक्ट कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने ये जानकारी एज ए फैक्ट आपको यहाँ पर शेयर करी है। तो आज हमने केवल और केवल एक टाइप पकड़ा है कूलाम फोर्स के ऊपर कि डिपेंडेंस ऑफ मीडियम के ऊपर आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है।
अभी इसकी बहुत सारे एस्पेक्ट्स बाकी हैं जो कि हम हमारे नेक्स्ट डे के वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। मज़ा आएगा आपको काफ़ी। आई होप आज के वीडियो के अंदर भी मज़ा आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।